हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो आपको नया प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र के हिसाब से सीबीएसई सैम्पल पेपर्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि नया पैटर्न है और नए पैटर्न के हिसाब से किस तरह के प्रश्न आएंगे वो हम आपको समझाते चलेंगे और साथ ही साथ जो है उनको हल भी करेंगे। तो इस श्रृंखला को में आप अगर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको परीक्षा में 90+ अंक मिलें तो आप जो है इस श्रृंखला को पूरी ज़रूर देखें। तो इसका जो फर्स्ट एपिसोड है यानी कि पहला भाग है उसमें हम पहले सैम्पल पेपर का पार्ट ए लेके आए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस हैं यानी कि भाग क में 1 अंक वाले प्रश्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 प्रश्न भाग क में आएंगे यानी कि पार्ट ए में आएंगे जिसमें से आपको 15 करने होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन मेसोपोटामिया की पुस्तकों में तांबे का वर्णन एक स्थान पर मगान से प्राप्त होने का है, वह किस स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। यानी कि इन एंशियंट मेसोपोटामिया बुक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉपर इज फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड मगान, विच प्लेस वाज ही पॉइंटेड टू। तो इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि मगान जो है वो ओमान की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि मगान वाज पॉइंटेड टू ओमान। तो ओमान देश जो है वह उस समय मगान के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार करने के लिए किन्हें नियुक्त किया। यानी कि हु वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू प्रीच धम्मा। तो आप बताइए कि इसका क्या उत्तर होगा। उसको सोचने के लिए आपको मिल रहा है ये समय। तो इसका जो जवाब है वो है महामात्य, यानी कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामात्यों की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और बताएं कि कथन किस संदर्भ से संबंधित है। काफी कुषाण शासकों ने भी देवपुत्र अर्थात ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इन विच कॉन्टेक्स्ट द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। मैनी कुषाण रूलर्स आल्सो एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, दैट इज द सन ऑफ गॉड। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वो ये रहा। तो इसका जवाब है देवीय राजा यानी कि डिवाइन किंग। यानी कि अपने आप को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र कहलाने के पीछे कुषाण शासकों की ये इच्छा थी कि उन्हें एक देवीय राजा या डिवाइन किंग माना जाए ताकि उनकी सत्ता को कोई भी चुनौती ना दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई। Which of the following strategy the Brahmins adopted to implement the Varnam system? ऑप्शन ए है, वर्ण व्यवस्था मनुष्यों की बनाई प्रथा है यानी कि द वर्णा सिस्टम इज ए कस्टम मेड बाय ह्यूमंस। बी है, राजाओं को सलाह दी कि उनका समाज में स्थान जन्म से निश्चित हुआ था यानी कि एडवाइज्ड द किंग दैट देयर प्लेस इन द सोसाइटी वाज डिसाइडेड फ्रॉम बर्थ। सी है, लोगों को समझाया कि उनका समाज में स्थान उनके जन्म से निश्चित हुआ था यानी कि एक्सप्लेन टू द पीपल दैट देयर प्लेस इन द सोसाइटी वाज डिटरमिन्ड बाय देयर बर्थ। डी है, लोगों को समझाया कि उनका समाज में स्थान उनके व्यवसाय से निश्चित हुआ था यानी कि एक्सप्लेन टू द पीपल दैट देयर प्लेस इन द सोसाइटी वाज डिटरमिन्ड बाय देयर ऑक्यूपेशन। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, लोगों को समझाया कि उनका समाज में स्थान उनके जन्म से निश्चित हुआ था यानी कि वो जो है सोसाइटी जो है वो डिटरमिन्ड बाय देयर बर्थ थी यानी कि जन्म आधारित जो है समाज था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो एक चित्र आधारित प्रश्न है कि निम्न चित्र को देखकर बताएं कि स्तूप का चिन्ह क्या दर्शाता है। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर शो व्हाट इज द साइन ऑफ द स्तूपा रिप्रेजेंट। तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो उसके लिए आपका समय मिल रहा है ये।
तो इसका जवाब है स्तूप महापरिनिब्बाण का प्रतीक माना जाता है, यानी कि द स्तूपा इज कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ महापरिनिब्बाण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन को ठीक करके दोबारा लिखिए। जैन धर्म के अनुसार वैराग्य और मध्यम मार्ग कर्म के चक्र से आजाद होने के लिए आवश्यक है। करेक्ट द एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, डिटैचमेंट एंड मीन पाथ आर नेसेसरी टू द फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो इसका जवाब क्या होगा आप बताइए 5 सेकंड सोचकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है जैन धर्म के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म रेन्यूकेशन एंड पिनेंस आर नेसेसरी फॉर लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो यहाँ आप देख रहे हैं वैराग्य और जो मध्यम मार्ग की बात की जा रही है, तो उसमें मध्यम मार्ग तो आपको पता ही है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यही इसमें सुधार की गुंजाइश थी। तो यहाँ पर वैराग्य और मध्यम मार्ग की बजाय त्याग और तपस्या, जिस पे जैन धर्म बहुत ज़्यादा जोर देता है, उसकी आवश्यकता को जरूरी माना गया कर्म चक्र से आज़ादी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस भक्ति परंपरा को पहचानिए जिसमें विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी कि आइडेंटिफाई द डिवोशनल ट्रेडिशन दैट सपोर्टेड विडो मैरिज। ऑप्शन ए है अलवार, बी है नैनार, सी है लिंगायत और डी है सिद्धा। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, लिंगायत। तो लिंगायत जो संप्रदाय है उसमें वसवन्ना का ये मानना था कि विधवाओं को भी दोबारा एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने वयस्क विवाह, यानी कि जब तक वो वयस्क नहीं कोई बच्चे हो जाते उनका विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात बाल विवाह का भी विरोध किया था। तो इस तरह की सामाजिक जो अच्छी परंपराएं थी उनकी शुरुआत जो है लिंगायत संप्रदाय ने दक्षिण भारत में की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत कौन से हैं। What are the sources for obtaining information about वीर शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो क्या स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के, तो इसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा के उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल थे, यानी कि द वीरशैव ट्रेडिशन ड्राइव्स फ्रॉम द वर्ड कंपोज्ड इन द कन्नड़ा लैंग्वेज बाय मैन एंड वुमेन हु वर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में जानकारी जो वीरशैव परंपरा से जुड़े हुए वो स्त्री और पुरुष जिन्होंने यहाँ पे इनके भक्त और संत कवि हुए हैं उनके वचनों से ही कन्नड़ भाषा में जो रचे गए थे इनकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नायक और अमर नायक में अंतर स्पष्ट की। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नायका एंड अमर नायक। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है। नायक सेना के प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, यानी कि नायकों को जो है किलों पे नियंत्रण रखना होता था, उनके पास उनके साथी होते थे जो सशस्त्र होते थे, साथ ही साथ जो है वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और वो स्वयं के इलाके की रक्षा के लिए किलों का निर्माण भी करते थे जिनका पे उन्हीं का नियंत्रण होता था। तो एक तरह से नायक जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट लोग होते थे। अमर नायक जो हैं वो सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे और वे किसानों, शिल्पकर्मियों और
और व्यापारियों से भू राजस्व वसूल करते थे। यानी कि अमर नायकों का जो चयन है वो राय यानी कि राजा द्वारा होता था और उन्हीं के द्वारा जो है उन्हें राज्य क्षेत्र दिया जाता था जहाँ पर वो अपना कर्म भूमि जिसको बनाते थे, जबकि नायक जो हैं वो अपनी कर्म भूमि का चयन स्वयं करते थे। वे जो होते थे अमर नायक, वे किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व भी वसूल करते थे। Though the Naika were the chief of the army who usually controlled the forts and had armed supporters, these chiefs usually traveled from one place to another. Amar Naik was the military commander who was given territories from administration by Raya. They used to collect land revenue from the farmer, craftsmen and traders. क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। अभिकथन ए इस प्रकार है, पुरातत्वविदों के अनुसार उत्तर पूर्वी कोने में अमीर शहरी व्यापारी रहते थे। और कारण आर जो है वो ये है कि क्योंकि वहाँ पर अनगिनत कब्रें, मस्जिदें और चीनी मिट्टी मिली है। तो द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट assertion A and reason R are given. Assertion A, according to archaeologists, there were rich urban traders in the northeastern corner. Reason R, because there have been countless tombs, mosques and porcelain found there. तो इसके जो उत्तर संभावित हो सकते हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ए है, ए और आर दोनों ठीक हैं, यानी कि ये दोनों ठीक हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर रिप्रेजेंट ए वेल। जबकि बी कह रहा है कि ए और आर तो दोनों ठीक हैं परंतु आर जो है ए की व्याख्या ठीक से नहीं कर रहा है, यानी कि ए एंड आर आर बोथ करेक्ट बट आर नॉट रिप्रेजेंट ए वेल। सी है, ए ठीक है परंतु आर गलत है, यानी कि ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। और डी है, आर ठीक है परंतु ए नहीं है, यानी कि आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट। तो इसका जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जवाब है ए, यानी कि ए और आर दोनों ठीक हैं और आर जो है वो ए की ठीक से व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के साथ आलमगीर नामा संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज एसोसिएटेड विद आलमगीर नामा। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो आपको बताना है कि आलमगीर नामा कौन से बादशाह से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, इसलिए उसकी जीवनी को आलमगीर नामा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक कलाकारों को ईरान से मुगल दरबार में डैश द्वारा लाया गया था, यानी कि द आर्टिस्ट नेम्ड मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद वर बॉट फ्रॉम ईरान टू द मुगल कोर्ट बाय डैश। ऑप्शन ए औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर क्या है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी, हुमायूं। तो हुमायूं जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद ईरान में उसने शरण ली थी, तो ईरान की संस्कृति से वो काफ़ी प्रभावित था और जब वो दोबारा से उसने सत्ता को प्राप्त किया भारत में, तो अपने साथ वहाँ से बहुत सारे विद्वान लेके आया था, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद नाम के कलाकार भी शामिल थे। इस तरह से हुमायूं उत्तर जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बताएं कि किस प्रकार जोतदारों की शक्तियां जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। एक्सप्लेन हाउ द पावर ऑफ टेनेंट्स वर मोर इफेक्टिव देन द पावर्स ऑफ जमींदार्स। तो इसका उत्तर आपके पास बताने के लिए समय शुरू हो रहा है ऐसे। तो इसका जवाब है जमींदार शहर में रहते थे जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे, इसीलिए गरीब किसानों के सुख दुख में सहायक होने के कारण अधिक प्रभावशाली
हो गए थे। द जमींदार यूज टू लिव इन द सिटीज वाइल द टेनेंट्स यूज टू लिव इन द विलेज एंड हैंस बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल बाय बीइंग हेल्पफुल इन द हैप्पीनेस एंड मिशनरी ऑफ पुअर फार्मर्स। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि जोतदार गाँव में ही रहते थे जबकि जमींदार जो है वो शहरों में निवास करते थे, तो इसीलिए उनका किसानों के साथ सीधा संपर्क नहीं होता था, लेकिन जोतदारों के गांव में रहने की वजह से वो किसानों के सुख दुख में सहायक होते थे और समय आने पर उनकी पिता के तुल्य मदद भी करते थे। इसीलिए जो है जोतदार जो है वो गाँवों में जमींदारों की अपेक्षा किसानों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का मिलान कीजिए यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है 2 कॉलम दिए गए हैं और उनका आपस में मिलान करना है। जैसे ये दिल्ली, कानपुर, आरा और लखनऊ का बिरजिस कदर, कुंवर सिंह, बहादुर शाह और नाना साहब से। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जवाब है बी। तो बी के हिसाब से जो है दिल्ली जो है वो बहादुर शाह से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहादुर शाह दिल्ली में मुग़ल बादशाह थे, अंतिम मुग़ल बादशाह थे। तो दिल्ली जो है बहादुर शाह से जुड़ी हुई है। और आपको केवल एक अगर विकल्प इस प्रश्न में पता होता, पहले वाला ही, तो आप इसका सही जवाब दे देते, बाकियों की आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ए जो बी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के साथ 3 जो है वो सिर्फ एक ही विकल्प में आ रहा है। तो लेकिन फिर भी हम आपको बाकी के उत्तर भी बता देते हैं कि दिल्ली जो है बहादुर शाह से, कानपुर जो है वो नाना साहब से, आरा कुंवर सिंह से जो एक जमींदार थे, क्रांतिकारी थे, आरा के थे, और लखनऊ जो है वो यहाँ के अवध के नवाब से के जो साहबजादे थे उनके उत्तराधिकारी थे बिरजिस कद्र। तो वो बिरजिस कद्र जो है वो लखनऊ से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी संक्षिप्त है। बस आपको इसको जो है समझना है कि महात्मा गांधी ने कुछ नमक उठाकर नमक पर एकाधिकार के खिलाफ अपना सामरिक ज्ञान प्रदर्शित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके विषय में ठीक है? तो यहाँ सामरिक ज्ञान का मतलब है आर्म्ड जो ज्ञान होता है, मिलिट्री ज्ञान होता है, उसके बारे में, मतलब एक तरह से उन्होंने युद्ध छेड़ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ इस नमक को उठाकर। तो इसमें जो कथन जो दिए गए हैं वो 3 इस प्रकार हैं कि नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। दूसरा है लोगों को घर में प्रयोग करने के लिए भी नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। और तीसरा है नमक एक आवश्यक वस्तु नहीं था। तो निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं, यानी कि यहाँ जो ये ABCD विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो महात्मा गांधी रेज्ड हिज साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेटेजी नॉलेज अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ साल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट? The monopoly of the state on salt was very unpopular. Second one is people were not allowed to make salt even for home use. And third one is salt was not an essential item. तो आपका इसको बताने के लिए समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि 1 और 2 जो कथन है, नमक पर राज्य के एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था, वो भी सही है, और लोगों के घर में प्रयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति भी नहीं थी, ये भी सही है। लेकिन तीसरे वाला जो दिया हुआ है वो गलत है कि नमक एक आवश्यक वस्तु नहीं था, जबकि नमक जो है एक बहुत ही असेंशियल चीज़ थी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, और हर व्यक्ति, गरीब अमीर, सभी की रसोई में ये प्रयुक्त होने वाला साधन था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुकी है? Who among the following said the separate electorates of in is a poison which has been immersed in the entire politics of our country? ऑप्शन ए है जीबी पंत, बी है सरदार पटेल, सी है आर.वी. भुलेकर और डी है बेगम एजाज रसूल। तो आपको इसका सही जवाब देना है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जवाब है बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने ये कहा था कि पृथक निर्वाचिका यानी कि जाति के आधार पर चुनाव जो है एक विष के समान है जो पूरे देश की राजनीति में समा चुका है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। अब धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और वीडियो को हो सके जितना अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।